हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम पास कर ली है और आपने एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपने साइंस को पसंद किया है। ओके, साइंस के अंदर स्पेशली आपने मैथ्स को एज अ करियर चूज़ किया है कि भाई मैथ्स सब्जेक्ट 11th 12th साइंस में मैं लेके इसी में आगे फ्यूचर बनाऊंगा, ऐसा आप लोगों ने सोचा है। तो सर सबसे पहले मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप 11th साइंस के मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे, उसका आपका 10th और 9th के साथ क्या रिलेशन है। मतलब कुछ ना कुछ आप आगे तो पढ़ के आए होंगे 8, 9, 10 के अंदर, वो 11th साइंस के अंदर कितना यूज होगा। ओके, और 11th साइंस हमको 12th साइंस के अंदर कितना काम में आएगा, वो सारी बातों का आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, और एक चीज कि अगर आपने साइंस लिया ही है तो साइंस का स्टूडेंट्स कितना प्रिपरेशन करता होना चाहिए, कितना पढ़ाई करता होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो सर 10th के अंदर हम जितना भी मैथ्स पढ़े हैं वो सारा का सारा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यूज होगा, ये आपको पता है। ओके, तो 11th साइंस का जो मैथ्स है वैसे तो थोड़ा उसके अंदर 16 चैप्टर्स आर देयर इन मैथ्स ऑफ 11th साइंस। ओके, 11th साइंस के मैथ्स के अंदर 16 चैप्टर्स है, 16 सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे आपको कहीं ना कहीं पे ये काम में आएंगे। जैसे कि सारे के सारे चैप्टर्स मैं नाम के साथ आपको उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा कि इसमें इतना ये सारा डेटा आता है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि 11th साइंस का आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ओके, आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, 11th साइंस अगर आप ले रहे हो तो साइंस का स्टूडेंट्स कितना पढ़ता होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। सर नॉर्मली साइंस का स्टूडेंट्स एक, आपने अगर इसको सिलेक्ट किया है कि मैं कॉमर्स नहीं लूँगा, मैं आर्ट्स नहीं लूँगा, मैं साइंस को अपने कैरियर के रिगार्डिंग आगे बढ़ूँगा साइंस को लेके, तो रूटीन जितना भी डेली क्लास वर्क होता है उतना आपको परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा। साइंस में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ओके, आप फायदे में रहोगे। जैसे कि अगर आप आज 2 या 3 थियरी पढ़ते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के 7 या 10 सम पढ़ते हो आप, तो सारे के सारे जो भी डेटाज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आपके हाथ के अंदर, देखो हाथ का, हैंड का और माइंड का एक कनेक्शन होता है। जो अच्छे से आपको पकड़ में आ गया तो आप एग्जाम में वो अच्छी तरह आप अप्रूव कर सकते हो, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के वक्त। तो साइंस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, 2 या 3 बार आपके हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस कर रही होनी चाहिए। ओके, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 10th, 11th एंड 12th इन तीनों स्टैंडर्ड्स के अंदर कौन सा मैथ्स सबसे ज्यादा इजी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई 12th साइंस का मैथ्स सबसे ज्यादा इजी। ओके, क्यों? क्योंकि ये इस 12th साइंस के मैथ्स के अंदर आपको 10th आता होगा, आपको 11th आता होगा। ओके, तो आपको 11th साइंस का जो भी मैथ्स, और एक चीज मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स यहां पे मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो एंड केमिस्ट्री, आपने मैथ्स को पसंद किया है, मैथ्स को चूज किया है, तो इसका आपको एक फायदा कहां पे मिलेगा, इसका एक एडवांटेज कहां पे मिलेगा? फिजिक्स के अंदर। ओके, फिजिक्स अगर आप देखना चालू करोगे, जैसे आपको लेक्चर मिल जाए, लेक्चर मिलने लगेगा फिजिक्स के, आप देखोगे कि उसमें बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री जो आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, और 11th साइंस के मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री, ओके, फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज में आएगा।
तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा रहता ही है कि आपको फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, मतलब फिजिक्स में जो भी मैथ्स के रिगार्डिंग टॉपिक होंगे वो आपको कवर हो जाएंगे इन मैथमेटिक्स ऑफ 11th साइंस। ओके, 11th साइंस के अंदर पर्टिकुलर एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर नंबर 3। वो अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका पूरा का पूरा, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स क्या, कैलकुलस, अब जैसे ही 12th के बाद अगर बीएससी लोगे, अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करोगे, तो ये मैथ्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, एक पर्टिकुलर ब्रांच है कैलकुलस, वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसमें क्या आएगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वो बात की बात है, वो फिर आपको पता चलेगा। ओके, लेकिन आप जो 10th, 11th और 12th का जो भी मैथ्स पढ़ोगे ना बेटा, वो आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। ओके, तो ज़रा भी आपको अप डाउन नहीं होगा, मतलब ऐसा निग्लिजिबल नहीं होना है कि मुझे ये काम नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना है उतना परफेक्शन के साथ हम पढ़ेंगे, सारी की सारी बातें आपको 12th साइंस के अंदर यूज में आती ही है। और जब आपका 11th साइंस का बेस क्लियर होगा तो वो आपको JEE और JEE एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ओके, तो आई पर्सनली एडवाइज ऑल ऑफ यू कि 11th साइंस के मैथ्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। ओके, क्योंकि जो आपका बेस है मैथ्स का वो यहीं पे बनेगा 11th साइंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते। तो 11th साइंस के अंदर सर हम चैप्टर कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? 11th साइंस के अंदर मैथ्स के अंदर पर्टिकुलर हम कौन कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसका थोड़ा आज के लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दूं कि व्हाट इज द चैप्टर्स ऑफ 11th साइंस मैथ्स। ओके, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स है आपके पास। ओके, सारे के सारे चैप्टर ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं पे आपको 12th साइंस के अंदर यूज में आएंगे, कहीं ना कहीं पे आपको हायर स्टडीज के अंदर यूज में आएंगे। ओके, तो वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर आप आगे पढ़े हो कि नहीं। ठीक है, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। चलिए, मैथ्स ऑफ 11th साइंस आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट चैप्टर है सेट। वैसे तो इस चैप्टर को मैं सेट थियरी भी बोल सकता हूँ, सेट थियरी। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप मैथ्स के अंदर जो आंसर लिखते हो, ठीक है, सेट मतलब क्या, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है सर, कि भाई मैं पर्टिकुलर कोई आपको ऐसा बोलूँ कि आइटम्स ऑफ ग्लोसरी शॉप। ओके, ग्लोसरी शॉप की जो भी आइटम होगी वो एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक सेट होता है। फिर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि भाई सारे के सारे वोवेल्स, तो भी वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। उसके अंदर सिर्फ AEIOU ही आएगा। ओके, वो चैप्टर पहले चैप्टर फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको ज़्यादा उसके बारे में डीप में बताऊंगा। ओके, तो सेट एकदम छोटा सा चैप्टर, एकदम इजी चैप्टर है। और सेट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, प्रोबेबिलिटी में। सेट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, 12th साइंस के भी प्रोबेबिलिटी में करेंगे। सेट का यूज हम रिलेशन एंड फंक्शन में भी करेंगे। ओके, तो आपको सेट थियरी बहुत ही बारीकी से मैं कवर करने वाला हूँ। पहला चैप्टर सेट थियरी, बहुत इजी चैप्टर है, छोटे छोटे सम आएंगे सारे के सारे। ओके, कहीं ना कहीं पे पूरे मैथ्स के अंदर आपको आंसर लिखना होगा। हर एक सम का आंसर मैं सेट के द्वारा बता सकता हूँ। ओके, जैसे कि अगर आपको x² - 9 = 0 दिया है तो x² = 9 होगा, तो x ± 3, ये आप पढ़ चुके हो 10th तक। तो आप आंसर का सेट कैसे लिखोगे, ऐसे +3 - 3। ओके, ये बात की बात है, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब मैं और ज़्यादा डीपली बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट चैप्टर है सेट, सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन जो 11th साइंस में है एज इट इज 12th साइंस के अंदर रखा है। 12th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, और ये दोनों इसी में थोड़ा और ऐड किया है, तो 12th साइंस का चैप्टर फर्स्ट बनेगा। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन क्या होगा, सेट के अंदर में एक रिलेशन बताऊंगा कि एक सेट दूसरे सेट के साथ किस प्रकार से जुड़ सकता है। ओके, उन दोनों के बीच का कौन सा लिंकअप होगा, कौन सा रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। ओके, धीरे धीरे हम सब देखते जाएंगे। एक एग्जांपल दूं कि अगर दो सेट है, ये सेट A है और सेट B है,
सेट ए के ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपको बोला सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूं, ये ए बी। 1 ए के साथ जुड़ा हुआ है, 2 बी के साथ जुड़ा हुआ है, 3 ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ए 2 बी 3 ए। तो ये क्या हो गया, वन काइंड ऑफ रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन कि भाई सेट ए का जो एलिमेंट 1 है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, ब्रैकेट के अंदर। चलो, ये तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया कि भाई रिलेशन में लिखता कैसे हूं। ओके, फिर यहाँ पे ये अगर सेट बनाऊंगा तो सेट को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ। बहुत ही इजी चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द वॉल मैथमेटिक्स। आपको अगर चैप्टर नंबर 3 के सारे फॉर्मूला, बेटा देखो फॉर्मूला, 3rd चैप्टर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, अगर आपको वो सारे के सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए आपने, तो 12th साइंस के हर एक चैप्टर मतलब ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड जो भी चैप्टर है, मैं चैप्टर बोलूँ डेरिवेटिव, मैं चैप्टर बोलूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैं चैप्टर बोलूँ अगर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब 4 या 5 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री बेसिस के ऊपर। ओके, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 3 के अगर सारे के सारे फॉर्मूला कर लिए तो आपको 12th साइंस के मैथ्स में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, जनरली बच्चों का क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक होता है, मैंने कई बार देखा है, कई स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपको 12th साइंस के मैथ्स के अंदर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो 11th साइंस के मैथ्स का ये चैप्टर परफेक्ट कर रहा है। और इसमें भी कौन सा तो गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक टॉपिक आएगा कि यूनिट सर्कल। कौन सा, यूनिट सर्कल। बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट मतलब आप अगर यूनिट सर्कल पढ़ लोगे तो आपको फिजिक्स के जो भी मैथमेटिकल कुछ डाउट्स होंगे वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे यूनिट सर्कल के अंदर। ओके, और फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, सर इसके अंदर हम आगे जो पढ़े हैं उसका कुछ होगा। हाँ, 10th के मैथ्स में अब जो आइडेंटिटीज पढ़े, आइडेंटिटीज कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटी वहां पे एज इट इज आएंगी यहाँ पे 11th साइंस के अंदर। एंड मैं आपको वन मोर थिंग बता दूं कि आपको सारे के सारे एंगल और उसके फंक्शन की वैल्यू, जैसे कि साइन 30 क्या होगा फ्रेंड्स, बोलो 1/2, साइन 45 क्या होता है, बोलो 1/√2, ओके, cos 45 क्या होगा 1/√2। ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब जाके हम 11th साइंस का जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, और 11th हो गया तो 12th तो आपको आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर ऐसा है जो पूरा का पूरा 3 ही स्टेप के ऊपर होगा। मतलब मुझे कोई डेटा दिया होगा और उसको मुझे प्रूफ करना होगा। ओके, तो वो कोई डेटा हो, nth टर्म के लिए कैसे प्रूफ होता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, ऐसे कोई डेटा दिया होगा और बोला होगा कि भाई nth टर्म का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है n का स्क्वायर ही आएगा। लेकिन वो सारी चीजें हम किसकी मदद से करेंगे, बाय यूजिंग 3 पर्टिकुलर स्टेप्स। वो चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका भी आगे 12th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 का नाम है डिटर्मिनेंट। ओके, उसके अंदर ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहले 3 सम दिए हैं, वहां पे यूज में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 11th साइंस में चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 9th और 10th के अंदर पढ़ के आए हो। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पढ़ के आए हो, लेकिन सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो मैं उसका आपको थोड़ा आइडिया दूं कि आप अब तक ये देखे हो आप कि भाई x² + 9 = 0 होगा तो x² = -9। ओके, तो हम इसको रियल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करते थे। आप 10th तक ऐसा बोलते थे कि विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जैसे ही आप 11th साइंस के अंदर आ जाओगे तो आपको एक और नया नंबर सीखने को मिलेगा जो है इमेजिनरी नंबर।
ओके, इमेजिनरी नंबर का मीनिंग क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 दिया है तो इसको मैं i से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, जो नंबर रियल नंबर नहीं है उसको मैं इमेजिनरी नंबर के अंदर इंक्लूड कर लूंगा। तो यहां पे आप इस चीज को कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट में -9। ये कब की बात है, 11 साइंस के चैप्टर नंबर 5 की बात। तो अंडर रूट में -9 तो x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 9, ऐसे लिख सकते हो। अंडर रूट -1 मतलब i, तो यहाँ पे 3i। ओके, तो अब तक जो आप इस चीज को निग्लेक्ट करते थे 10th तक, अब वो क्या बन के आएगा आपके पास, इमेजिनरी नंबर बन के आएगा। और उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर पर्टिकुलर रखा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो कैसे आएगा उसको हम यहाँ पे डीप में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। जेडबलई के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो जेडबलई में कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी बेसिक चीज। ओके, बेसिक टॉपिक है ये जेडबलई में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन इसके बेसिस के ऊपर कई बार पूछे जा चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं सर, लीनियर इनइक्वालिटी, चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी आपको पता होना चाहिए कि लेस देन कोई एक टर्म है, x लेस देन 3 है, x ग्रेटर देन 3, x लेस और इक्वल टू 1, x ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो इसको बोलूंगा इनइक्वालिटीज। तो आपको लीनियर इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन आपको पता है x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, कोई लीनियर इक्वेशन दिया होगा 2 वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन में इनइक्वालिटीज में कैसे हैंडल करूंगा, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे होंगे, वो मैं पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ूंगा। और लीनियर इनइक्वालिटी का यूज हम 12th साइंस के एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करते हैं और उस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जाम में एक ग्राफ आता है। ओके, 2 मार्क्स का बोर्ड की एग्जाम में, 12th साइंस की बोर्ड की एग्जाम में ग्राफ आता है जो आप यहाँ पे पढ़ोगे। 11th साइंस के एक चैप्टर में पढ़ा हुआ हम 12th साइंस के अंदर यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, चलो फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो आप जैसे ही 12th पास करोगे, जैसे ही आप ग्रेजुएट बनोगे, ग्रेजुएट कंप्लीट करोगे ग्रेजुएशन, तो कई सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, कई सारे स्टूडेंट 12th के बाद ही गवर्नमेंट एग्जाम देते। तो गवर्नमेंट एग्जाम के हर एक उस टॉपिक के अंदर एप्टीट्यूड आएगा, हर एक एग्जाम के अंदर एक पर्टिकुलर ब्रांच होगी जिसमें आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट देना पड़ेगा। और एप्टीट्यूड के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो परम्यूटेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन। वो अरेंजमेंट और सिलेक्शन मैं कैसे करूंगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। चलिए, आपके पास कोई बैंक का पिन कोड नंबर है। ओके, बैंक का जो भी एटीएम कार्ड का पिन कोड नंबर कितने 4 डिजिट का होता है। ओके, कई बार आप देखते हो कि भाई किसी ने एटीएम कार्ड चुरा के, मतलब जो हैकर होते हैं, ओके, हैकर्स होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, वो पिन को तोड़ देते हैं, मतलब किसी भी अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं, वो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब कोई एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उसकी कैलकुलेशन करके वो पूरा का पूरा डेटा हैक करते हैं। ओके, तो उसके अंदर भी बहुत डीप मैथमेटिक्स होता है, और वो मैथमेटिक्स किसका होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाइनोमियल थ्योरम। चलिए, आपने ये तो देखा होगा कि भाई x प्लस वाई का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपके पास है, 3 पावर का फॉर्मूला है, 4 पावर का फॉर्मूला है। ओके, 4 पावर का फॉर्मूला कैसे, स्क्वायर इनटू स्क्वायर, तो आपको 4 पावर मिले। लेकिन जैसे ही कोई बंदा आपको 7 पावर बोले, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपको फॉर्मूला नहीं पता। कोई बंदा आपको ऐसा बोले 10 पावर, कोई बंदा n पावर का बोले। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारा एक्सप्रेशन आप कहां पे देखोगे, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम में देखने वाले हो। 11th साइंस के चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम में आप वो सब देखोगे। ओके, 12th साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत अच्छा चैप्टर है, काम का चैप्टर है। कई बार जेडबलई में से इसके कौन, देखो ये एज इट इज नहीं आता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वहां पे यूज किया होता है। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत ही अच्छा चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए हैं। 10th स्टैंडर्ड में आप जो पढ़े हैं वो यहाँ पे एज इट इज आएगा, एंड एक टॉपिक और ऐड होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी एंड जीपी इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। वो कैसे होगा,
क्या क्या होगा वो आप जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चले। स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन का 12th साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसका क्या, दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती है तो उसका कोई रूल, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी उसका रूल। ओके, सारे के सारे स्लोप, अगर एक पॉइंट दिया है और एक एंगल दिया है, मतलब एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है तो लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा, वो सारी बातें हम स्ट्रेट लाइन के अंदर करेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका 12th साइंस के अंदर बहुत यूज आता है। किसके अंदर इसका यूज आएगा? इसका सीधा यूज चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दोनों चैप्टर में स्ट्रेट लाइन का बहुत ज्यादा यूज है। कॉनिक सेक्शन, चलिए कॉनिक सेक्शन के अंदर आपको अलग अलग टाइप के कॉनिक्स, मतलब पैराबोला होगा, पैराबोला हो सकता है, फिर हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स, ये इलिप्स है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हो सकता है, सर्कल आएगा इसके अंदर। ओके, कॉनिक सेक्शन में आपको डिफरेंट टाइप के जो भी शेप होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के शेप आपको वहाँ पे पैराबोलिक, इलिप्स, हाइपरबोलिक शेप या फिर सर्कल, ये सारी बातें हम कॉनिक में पढ़ेंगे। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन जियोमेट्री। 3 डायमेंशन जियोमेट्री अगर आप देखो तो आप 10th के अंदर और 9th के अंदर, 9th के अंदर आप 2 डायमेंशन जियोमेट्री पढ़ के आए। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला। ओके, यहाँ पे सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन कि अगर एक्स वाई और तीसरा प्लेन जेड के अंदर अगर मैं जियोमेट्री देखने जाऊंगा तो कैसे होगा, और इसके रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 12 के रिगार्डिंग हम 12th साइंस के अंदर जो 2 चैप्टर पढ़ेंगे। 2 चैप्टर कौन कौन से? तो कि भाई एक पूरा का पूरा प्लेन वाला है, ओके, 3D प्लेन है, 3D लाइन है, चैप्टर नंबर 12 के रिलेटेड वहां पे एज इट इज चैप्टर है। ओके, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th साइंस। इसके रिलेटेड ये जो चैप्टर है 11th साइंस का चैप्टर नंबर 13, आपको 12th साइंस के चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पे लिमिट्स और डेरिवेटिव जो भी आप यहां पे पढ़ने वाले हो 11th साइंस के अंदर वो वहां पे एज इट इज 12th साइंस में आएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ए कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक मतलब कि एकदम छोटा सा कि ये सेंटेंस ट्रू होगा, ये सेंटेंस ट्रू होगा तो आंसर वाला ट्रू कैसे, आंसर क्या होगा। ओके, ट्रू फॉल्स के रिलेटेड बहुत सारा। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक पर्टिकुलर एक मैंने कैसे बोला एप्टीट्यूड आता है, आगे बोला, वैसे ही एक टॉपिक ऐसा भी आएगा कि रीजनिंग, तो उसमें ये आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 15 है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप 10th के अंदर पढ़ के आए हो, आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ के आए हो, तो पूरा का पूरा वही हमको यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन उसके थोड़ा एडवांस लेवल हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 16 जो है वो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर आप देखो तो आप 10th के अंदर पढ़ के आए हो, बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप 11th साइंस के अंदर भी पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप 12th साइंस के अंदर भी पढ़ोगे। तो 11th साइंस के अंदर जो भी है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एज इट इज आपको 12th साइंस के अंदर देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक मोरल बोलूँ आज के लेक्चर का, तो आज के लेक्चर का मोरल ये होता है कि अगर आपको 11th साइंस का सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 12th साइंस के अंदर या फिर आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपको कहीं बेसिक मैथ्स में तो कहीं पे अटकोगे नहीं आप लोग। ओके, ये एक गारंटी की बात है, क्योंकि यही आपका आगे का मतलब 12th साइंस का बेस भी यही है, और आगे आप जो ग्रेजुएशन करोगे अगर मैथ्स के रिलेटेड करोगे तो भी आपका ये बेस है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो 11th साइंस में आप 16 चैप्टर पढ़ोगे उसकी मैंने थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट थियरी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे।